भारत का इतिहास ये सिर्फ राजा रानियों की कहानी नहीं है। ये तो उन विशाल साम्राज्यों के बनने और फिर बिखर जाने की एक ऐसी महागाथा है जिसने इस जमीन पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। आखिर ऐसा कैसे होता है कि बड़ी बड़ी शक्तियां आसमान की बुलंदियों को छूती हैं और फिर अचानक धूल में मिल जाती हैं? ये सवाल हमें भारत के इतिहास की उन गहराइयों में ले जाएगा जहां सारे जवाब छिपे हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है मौर्य साम्राज्य से, जिसने पहली बार भारत के इतने बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे लाया। हुआ यूं कि जब सिकंदर की सेनाएं वापस लौटीं तो यहाँ एक खालीपन सा रह गया था, और उसी खालीपन से जन्म हुआ भारत के सबसे ताकतवर राजवंशों में से एक का। सबसे पहले मैदान में उतरे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी। फिर आए अशोक महान, जिनका नाम तो आज भी इतिहास में गूंजता है। और आखिर में बृहद्रथ, जिनका अंत ही दरअसल साम्राज्य का अंत बन गया। अशोक की कहानी सच में कमाल की है। कलिंग में हुए उस भयानक युद्ध के बाद उनका दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने हिंसा छोड़ दी और उनके राज में साम्राज्य शांति और खुशहाली का एक सेंटर बन गया। ये इतना बड़ा बदलाव था कि उनका अशोक चक्र आज हमारे तिरंगे की शान है। लेकिन हर अच्छी कहानी का एक अंत होता है। मौर्य साम्राज्य का अंत बहुत ही नाटकीय था। आखिरी शासक बृहद्रथ को उन्हीं के अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला, और बस एक ही झटके में भारत का एक महान अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। तो मौर्यों के जाने के बाद भारत की सत्ता बिखर सी गई। दक्षिण में कुछ बहुत ताकतवर राजवंशों ने लंबे समय तक राज किया, जबकि उत्तर में एक और सुनहरा दौर शुरू होने वाला था। 1500 साल, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये थी चोल साम्राज्य की उम्र। वाकई अविश्वसनीय है। जब रोम का पतन हो रहा था, तब से लेकर आधुनिक युग की शुरुआत तक चोल राजवंश ने दक्षिण भारत पर शासन किया। ये उन्हें दुनिया के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजवंशों में से एक बनाता है। तो सवाल फिर वही है, जो साम्राज्य 1500 साल चला वो आखिर गिरा कैसे? देखिए, समय के साथ चोल शासकों का ध्यान अपनी सीमाओं की हिफाजत से हटकर भव्य मंदिर बनाने और कला पर ज्यादा लग गया। और जब आप अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं तो पड़ोसी राज्यों के हमले और अंदरूनी झगड़े धीरे धीरे उस महान साम्राज्य की नींव को खोखला कर ही देते हैं। ठीक उसी समय जब दक्षिण में चोल थे, उत्तर में गुप्त साम्राज्य का उदय हो रहा था। इस दौर को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये वो वक्त था जब विज्ञान, गणित और साहित्य में आर्यभट्ट और कालिदास जैसे दिग्गज अपना जादू बिखेर रहे थे। गुप्तों के उदय की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी के जरिए पाटलिपुत्र का राज्य हासिल कर लिया। फिर उनके बेटे समुद्रगुप्त ने अपनी तलवार के दम पर साम्राज्य को लगभग आधे भारत में फैला दिया। लेकिन अफसोस, उनके बाद के शासक उतने काबिल नहीं निकले और ये महान साम्राज्य भी बिखर गया। गुप्तों के पतन के बाद भारत में एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया, और इसी उथल-पुथल के बीच उत्तर भारत में एक नई ताकत ने सिर उठाया, दिल्ली सल्तनत। इसने भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया और ऐसे बदलाव लाए जो अक्सर बहुत विनाशकारी थे। और अब मंच पर एंट्री होती है खिलजी वंश की। उनके साथ आता है उनका सबसे क्रूर और ताकतवर शासक अलाउद्दीन खिलजी। उसके आने के बाद सल्तनत की ताकत बहुत तेजी से पूरे भारत में फैलने लगी। स्रोत बताते हैं कि खिलजी का शासन भारतीय विरासत के लिए एक बहुत ही काला अध्याय था। उसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, न जाने कितने छोटे मंदिरों को तोड़ा और नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को आग लगा दी, जिसमें लाखों की तादाद में हाथ से लिखी हुई किताबें थीं। खिलजी के बाद मुगलों का दौर आया, लेकिन उनके साथ ही एक और शक्ति उठ खड़ी हुई जो उन्हें चुनौती देने वाली थी। अब वक्त था भारत की दो महाशक्तियों के टकराव का, मुगल और उभरते हुए मराठा। मुगलों ने भारत पर करीब 300 साल राज किया। उनकी विरासत मिली जुली रही। एक तरफ उन्होंने जमींदारी जैसा सिस्टम बनाया, तो दूसरी तरफ किसानों पर भारी टैक्स भी लगाए, जिसमें गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर भी था। उन्होंने लड़ाई में पहली बार बारूद का इस्तेमाल शुरू किया, और हाँ, आज की हमारी पसंदीदा बिरयानी भी उन्हीं की देन है।
जब ऐसा लग रहा था कि मुगल शासन अब हमेशा के लिए है, तभी दक्खन के आसमान में फिर से केसरी ध्वज लहराया। ये छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के उदय का ऐलान था, जो मुगल सत्ता के लिए एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली चुनौती बनकर उभरे। और ये देखिए, इससे साफ पता चलता है कि कैसे शिवाजी और मराठों ने भारत के नक्शे को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने सीधे सीधे मुगलों को चुनौती दी और एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, जिसे सत्ता का पूरा खेल ही पलट गया। लेकिन मराठों और मुगलों की ये आपसी लड़ाई, इसने भारत को बहुत कमजोर और बिखरा हुआ बना दिया। और इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए एक नई ताकत समंदर पार से आई। वो व्यापार करने आई थी, लेकिन यहाँ कब्जा करने के लिए रुक गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के इन अंदरूनी झगड़ों का पूरा फायदा उठाया। वो व्यापारी के भेष में आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया, मानो वो देश का गला घोट रहे हों। और फिर एक एक करके सारी भारतीय शक्तियां हारती चली गईं। 1818 में मराठा हारे, 1849 में सिख साम्राज्य खत्म हुआ और 1858 आते आते पूरा का पूरा भारत ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। ब्रिटिश राज की विरासत बहुत ही पेचीदा है। स्रोत के मुताबिक एक तरफ उन्होंने रेलवे, मॉडर्न एजुकेशन और सती प्रथा को खत्म करने जैसे कुछ सुधार किए, तो दूसरी तरफ उन्होंने देश का आर्थिक शोषण किया, जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार किए और आखिर में जाते जाते भारत का दर्दनाक बंटवारा भी कर गए। लेकिन सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद भारत की आज़ादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। ये एक नई सुबह की कहानी थी, जो अनगिनत कुर्बानियों और उम्मीदों से लिखी गई थी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया, 15 अगस्त 1947। इस दिन भारत आज़ाद हुआ। सदियों के लंबे संघर्ष के बाद देश ने खुली हवा में सांस ली और अपने एक नए भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि इतिहास खुद को दोहराता है। अगर इतने बड़े बड़े साम्राज्य उठकर गिर सकते हैं, तो ये हमें आज की दुनिया और आज के देशों के बारे में क्या सिखाता है? उनका भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।